स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व ग्राफ, जिसमें हम देखेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन है। ओके, स्ट्रेस और स्ट्रेन में अब ध्यान देना, हुक्स लॉ क्या बताया था कि अगर स्ट्रेस को बढ़ाता हूँ, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस लगाता हूँ तो धीरे धीरे जितना मैं स्ट्रेस लगाऊंगा उतना उस ऑब्जेक्ट का शेप भी बदलता जाएगा। जैसे एक काम करते हैं, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, क्या बताता हूँ, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, एक रबड़ है, और नीचे मैंने क्या किया, नीचे मैंने एक वेट लगा दिया। ओके, नीचे क्या कर दिया, हमने वेट लगा दिया। वेट का मतलब क्या कि हमने नीचे फोर्स लगा दिया है, जिसके कारण क्या होगा, जैसे जैसे ये वेट बढ़ाते जाऊंगा मैं इधर, 1 केजी लगा, 2 केजी लगा, उससे क्या होगा, इस रबड़ का शेप भी चेंज होता जाएगा। मतलब जैसे जैसे मैं स्ट्रेस को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे उसके अंदर क्या देखने मुझे मिलेगा, स्ट्रेन में चेंजेस देखने मिलेगा। मतलब हुक्स लॉ ने हमें क्या बताया था कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन अगर उसको मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूँ तो स्ट्रेस और स्ट्रेन एक स्ट्रेट लाइन शो करेंगे। जो स्ट्रेस है और स्ट्रेन है, अगर हुक्स लॉ के हिसाब से देखा जाए तो जो अगर मैं स्ट्रेस बढ़ाता हूँ तो स्ट्रेन भी बढ़ेगा, और उसको मैं ग्राफ में प्लॉट करता हूँ तो मुझे क्या देखने मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन देखने मिलेगा, एक लीनियर लाइन देखने मिलेगा कि जितना जितना स्ट्रेस बढ़ा रहा हूँ उतना ही क्या हो रहा है, स्ट्रेन भी मुझे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या है उसको हम देखेंगे। ओके, बोला ये क्या है कि कोई भी अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट में अगर वो इलास्टिक है तो एक हद तक इलास्टिक होता है। ओके, मतलब जो हुक्स लॉ है वो जो हुक्स लॉ को एक हद तक ही ओबे करेगा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, जैसे कि ये रबड़ है, मैंने क्या किया, इसको इस पे स्ट्रेस लगाया। स्ट्रेस लगाया मतलब क्या होगा, इसके जो शेप है उसको में चेंजेस देखने मिलेगा, मतलब स्ट्रेन बदलेगा इसका। तो ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, ए पॉइंट तक देखो क्या है, ए पॉइंट को मैं बोलूंगा प्रोपोर्शनल लिमिट। इसे क्यों प्रोपोर्शनल लिमिट बोलेंगे, बिकॉज अगर मैंने स्ट्रेस यहां से लेकर ए तक लगाया, ओके, तो मुझे स्ट्रेन भी क्या देखने मिलेगा, जितना मैंने स्ट्रेस लगाया है उतना ही मुझे स्ट्रेन भी चेंजेस होते हुए दिखाई देगा। मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट बोलने का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर, मतलब ओरिजिन से लेकर ये एक पॉइंट तक ये हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन रहा है। अगर मैं यहाँ से अपना डिफॉर्मिंग फोर्स डी अटैच करता हूँ, छोड़ता हूँ, तो ये वापस उसी पोजीशन पे आके बैठ जाएगा। मतलब जो सब पहले पोजीशन था उसी पोजीशन में क्या करेगा, ये आकर बैठ जाएगा। मतलब एक पोजीशन तक स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों साथ में क्या होंगे, बढ़ेंगे। ओके, मतलब अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को खींचता हूँ तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको मैं बोल रहा हूँ ए पॉइंट, उस पॉइंट तक जो स्ट्रेस है और जो स्ट्रेन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। ओके, अब ए से बी में देखो थोड़ा सा एक कर्व हो गया है। कर्व क्यों हो गया है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, ए से बी के बीच में स्ट्रेस मैंने कम कर दिया है, लेकिन फिर भी स्ट्रेन में मुझे बदलाव देखने मिल रहा है। क्या मिल रहा है, बदलाव देखने मिल रहा है। मतलब मैं रबड़ को जब खींच रहा था तो एक ऐसा पॉइंट आया जहां मैंने स्ट्रेस, मान लो उस पर स्ट्रेस डालना छोड़ दिया, बस पकड़ के रखा हूँ, लेकिन फिर भी क्या होगा, उसके अंदर मुझे बॉडी में चेंजेस देखने मिलेगा। तो उसको मैंने बोला है बी पॉइंट। बी पॉइंट को हम एंड पॉइंट भी बोलते हैं या फिर इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं। इलास्टिक लिमिट इसलिए बोला जाता है कि बी पॉइंट पे भले हमारा हुक्स लॉ ओबे नहीं कर रहा है, लेकिन अगर फिर भी मैं बी पॉइंट से अपना डीफॉर्मिंग फोर्स डी अटैच करता हूँ तो ये वापस अपने उसी पोजीशन पे आके बढ़ जाएगा जो इसका ओरिजिनल पोजीशन था। ओके, मतलब ए पॉइंट पे क्या हुआ, ये प्रोपोर्शनल लिमिट दिखा रहा था कि ये ए पॉइंट पे है तो स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों एक साथ बढ़ रहे थे। अगर मैं अपना डीफॉर्मिंग फोर्स हटा रहा था तो ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाकर अपना ओरिजिनल पोजीशन ऑक्युपाई कर ले रहा था। लेकिन बी तक क्या हुआ, ए और बी के बीच में देखो थोड़ा कर्व देखने मिला है। कर्व देखने मतलब इसमें मैंने स्ट्रेस तो कम कर दिया है, लेकिन मेरा स्ट्रेन क्या हो रहा था, जो स्ट्रेन है वो बढ़ता जा रहा था। इसको मैंने बोला बी पॉइंट, और इसको इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। इलास्टिक लिमिट क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहीं तक अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को छोड़ता हूँ तो अपना ओरिजिनल पोजीशन ऑक्युपाई कर पाएगा। इलास्टिक लिमिट बोलने का मतलब क्या होता है, हुक्स लॉ ने हमें इलास्टिक लिमिट के बारे में बताया था कि अगर स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों एक बराबर है तो उसको बोलेंगे इलास्टिक लिमिट। अगर स्ट्रेस कम करता हूं उतना स्ट्रेन भी कम हो गया तो क्या है, इलास्टिक लिमिट। मतलब अगर मैं बी पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दूंगा तो अपना पहला वाला पोजीशन ऑक्युपाई कर लेगा। लेकिन अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं बी से सी तक लेके चले गया, कहां तक, सी तक, मतलब मैं और ज्यादा स्ट्रेस लगा दिया। अगर सी तक लेके चले गया तो सी पॉइंट के बाद क्या होगा,
अगर सी पॉइंट के बाद मैं अपना स्ट्रेस हटाता हूँ तो ऑब्जेक्ट जो है पहले जैसा पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट का पहले पोजीशन यहाँ था, लेकिन अब पोजीशन किधर है? यहाँ है। मतलब मान लो ये ओ है तो ये ओ डैश है, ओरिजिन है ये, और ये ओरिजिन डैश मैंने क्यों रखा? कि अगर मैं सी पॉइंट तक उस रबर को घिसता हूँ या फिर किसी ऑब्जेक्ट को मैं स्ट्रेस डालता हूँ सी पॉइंट पर, और बाद में इसमें अपना स्ट्रेस हटा लेता हूँ, तो अपना पहले जैसा पोजीशन नहीं ऑक्यूपाई कर पाएगा, उसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने मिलेगा, थोड़ा सा स्ट्रेन देखने मिलेगा। ओके, मतलब वो थोड़ा, जैसे कि अगर मैं सी पॉइंट तक ले जाता हूँ किसी रबड़ को खींच कर, तो क्या होगा? अगर मैं फिर भी हटा दूँ तो रबड़ अपना पहले जैसा पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। ओके, अब क्या हुआ? सी से डी तक, मतलब अगर ये ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा पहले जैसा रीजन या पहले जैसा पोजीशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना शेप, अपना जो भी शेप वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर पाता है, उसको हम प्लास्टिक बोलते थे और उसकी प्रॉपर्टी को प्लास्टिसिटी बोलते थे। मतलब क्या हुआ? सी पे ये पहले जैसा अपना पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं कर पाया। क्यों? इसका पोजीशन पहले यहाँ था, लेकिन अब किधर है? इधर है। जब हमने स्ट्रेस हटा दिया, मतलब पहले जैसा अपना पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं कर पाया है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? मतलब परमानेंट पोजीशन नहीं ऑक्यूपाई कर पाया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं परमानेंट शेप। ओके, अब क्या होगा? सी से डी के बीच के को हम बोलते हैं प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिक रीजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर तुम स्ट्रेस लगाते हो तो ये क्या करेगा? अपना पहले जैसा पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगा। ओके, अब एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको मैं बोलता हूँ डी पॉइंट। डी एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अगर तुम डी तक किसी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस लगाते हो, और स्ट्रेस लगाने के बाद अगर तुम छोड़ भी देते हो, फिर भी क्या होगा? तुम्हें उसके स्ट्रेन में चेंजेस देखने मिलेगा। मतलब अगर तुम स्ट्रेस हटा भी देते हो, फिर भी क्या होगा? स्ट्रेन जो होगा वो चेंज होता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। ठीक है, डी के बाद अगर तुम स्ट्रेस हटा भी देते हो, फिर भी क्या होगा? वो धीरे धीरे उसका स्ट्रेन चेंज मतलब होता हुआ दिखाई देगा। और एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसको मैं बोलता हूँ ई पॉइंट, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्चर पॉइंट। और उस पॉइंट पे आगे क्या हो जाएगा? वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, मतलब डी को हमने क्या बोला? अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बोला। और इधर तक आने के बाद अगर तुम स्ट्रेस हटाते हो, फिर भी क्या हो रहा है? स्ट्रेन में चेंजेस देखने मिल रहा है। और स्ट्रेन चेंजेस देखते धीरे धीरे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ ई पॉइंट पे जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है वो टूट जाएगा, मतलब फ्रैक्चर हो जाएगा। ओके, तो अगर डी और ई के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अगर डी और ई का जो डिस्टेंस है बहुत ही कम है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोल देंगे ब्रिटल प्रॉपर्टी। और ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट दिखाता है प्रॉपर्टी? जैसे कि ग्लास में क्या है? अगर जैसे तुम अगर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ तक लेके जाते हो, तो उसके कुछ समय बाद ही, मतलब थोड़े समय के बाद ही क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रिटल। लेकिन अगर डी और ई का डिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब जब मैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाया, उसके बहुत समय बाद अगर वो टूट रहा है, इसका मतलब क्या है? वो डक्टाइल प्रॉपर्टी शो कर रहा है। डक्टाइल प्रॉपर्टी, तुमने देखा होगा मेटल को अगर हम घिसते हैं तो उस पर अनलिमिटेड स्ट्रेंथ लग गया है, वो घिसा जा रहा है, लेकिन कुछ समय बाद अगर स्ट्रेस हटा दूं, फिर भी वो क्या बड़ा होते जाएगा और कुछ समय बाद जाके वो टूटेगा। मतलब डी और ई का डिस्टेंस क्या होगा? इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा होगा। तो वो प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? डक्टाइल प्रॉपर्टी। और इसी प्रॉपर्टी कौन दिखाता है? मेटल, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज। अब हम देखेंगे इलास्टोमर। ओके, देखो इलास्टोमर क्या होता है? इलास्टोमर का ग्राफ हम पहले देखते हैं, बनाते हैं। यह है इलास्टोमर का ग्राफ। ओके, इलास्टोमर में हमने हुक्स लॉ देखा था। हुक्स लॉ क्या बोलता है? कि स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें अगर मैं जितना स्ट्रेस लगाऊं वो उतना ज़्यादा उनके अंदर स्ट्रेन देखने मिलता है। मतलब उनका जो बॉडी का पोजीशन है, फिर जो बॉडी का लेंथ है, या फिर जो भी वॉल्यूम है, उतना ही बदलता रहता है जितना मैं स्ट्रेस लगाऊं। ओके, वो हाँ एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो टूट जाएगा, लेकिन उनका जो ये इलास्टिक लिमिट है वो बढ़ते ही रहेगा। ओके, मतलब क्या बोलने मतलब ये है कि वो जितना तुम स्ट्रेस लगाओगे उतना उनके बॉडी में क्या दिखने मिलेगा? चेंजेस देखने मिलेगा। ओके, तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? इलास्टोमर ऑब्जेक्ट, जिसमें क्या हो रहा है? वो स्ट्रेस और स्ट्रेन कुछ हद तक ही हुक्स लॉ ओबे कर रहे हैं, उसके बाद वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये कर्व बन रहा है इधर से, इतना ही पार्ट स्ट्रेट है, मतलब ये स्ट्रेस और स्ट्रेन कुछ हद तक ही ओबे करते हैं, उसके बाद इनका लेंथ बढ़ता ही जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल तुमने देखा होगा, हमारे हार्ट में एक ओर्टा नाम का एक वेजल्स पाया जाता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ओके,
ओर्टा। अगर तुम इस ओर्टा जो होता है वो रबड़ से भी ज़्यादा इलास्टिक होता है, अगर तुम उसको खींचोगे तो वो लंबा होता ही जाएगा। ओर्टा ले लो, रबड़ भी तुम ले सकते हो जगह पे एग्जाम्पल, रबड़ भी इलास्टोमर प्रॉपर्टी दिखाता है। और जैसे तुम स्ट्रेस बढ़ाओगे उसके बॉडी में चेंजेस देखने ही मिलेगा। हाँ ये है कि दोनों एक दूसरे में प्रोपोर्शनल नहीं होंगे, स्ट्रेस कम होगा तो स्ट्रेन ज़्यादा हो सकता है, या फिर स्ट्रेन ज़्यादा हो रहा है तो स्ट्रेस कम हो सकता है, ऐसा तुम्हें देखने मिलेगा। लेकिन वो इलास्टिसिटी दिखाएगा ही, मतलब वो इलास्टिसिटी नहीं बोल सकते, इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि दोनों प्रोपोर्शनल हो, लेकिन वो तुम्हें इलास्टिक होता हुआ दिखाई देगा। मतलब वो जैसे जैसे स्ट्रेस लगाओगे वैसे वैसे क्या होगा, उसका बॉडी का शेप बदलता ही रहेगा, बदलता ही रहेगा। और ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इलास्टोमर।